में आसानी होगी। यस 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 तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। पहला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। क्या है भाई? दो कैटेगरी भाई, कि इनकम इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 56(2) और स्पेसिफिक इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड ऑफ इनकम। कुछ वैसे इनकम है जो इस हेड के अंतर्गत अंडर 56 के अंतर्गत सेक्शन 56(2) के अंतर्गत स्पेसिफाइड किए गए कि ये इसमें टैक्सेबल होंगे, और दूसरा अदर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और कुछ अलग इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होंगे। क्या है? नंबर 1, पहले ये को डिस्कस करते हैं हम लोग। ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या क्या वो इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 क्या है? नंबर 1 में डिविडेंड। पहला क्या है? डिविडेंड। कोई भी लाभांश, अगर कोई लाभांश हो तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होंगे, लेकिन परंतु मैं यहाँ बता देना चाह रहा हूँ कि भारतीय कंपनी से अगर आपको लाभांश की प्राप्ति होती है तो आपका एग्जिम्प्ट है। कौन सा टैक्सेबल है? अगर विदेशी कंपनी से, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, फॉरेन कंपनी विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, अगर विदेशी कंपनी से प्राप्त होगा तो वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम विनिंग। इनकम फ्रॉम विनिंग, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लॉटरी से इनकम हो, क्रॉसवर्ड से इनकम हो, पजल से इनकम हो, हॉर्स रेस से इनकम हो, कार्ड गेम से इनकम हो, एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग, गैम्बलिंग से इनकम हो, जुआ से इनकम हो, बेटिंग से, सट्टेबाजी से इनकम हो, और एनी फॉर्म और नेचर व्हाटएवर, और किसी भी प्रकार से आपको लॉटरी से इनाम, वर्ग, पहेली, घोड़दौड़, ताश, जुआ अथवा शर्त, किसी भी प्रकार का इनकम अगर होगा तो आपको इसके अंदर टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, यह इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, डिविडेंड इम्पोर्टेंट है, बट डिविडेंड फ्रॉम कंपनी विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट वन, एनी सम received by the assessee from employee a contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under employee state or insurance act। अगर किसी एसएससी को ये प्राप्त होता है अपने एम्प्लॉई से कंट्रीब्यूशन के रूप में, ये सारे फंड में, तो अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। यानी अगर किसी करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों से प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड या कर्मचारी बीमा अधिनियम अंतर्गत किसी फंड में अंशदान प्राप्त होती है और उसको ड्यू डेट तक जमा नहीं करता है अगर नियोक्ता, तो उसका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन वीवीआई, ये देखा जाए, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी से आपको ब्याज की प्राप्ति हो रही है तो इसे हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर लेट ऑन हायर, लेट ऑन हायर इफ क्या लगा दिया सर प्लांट मशीनरी में? यस, अगर आपको कोई भी इनकम मशीन को, प्लांट को, फर्नीचर को हायर करने से
किराए पर देने से आपको अगर इनकम प्राप्त हो रही है तो इसे हेड में टैक्सेबल होगा। सर 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 आप तो बताए थे मुझको कि इनकम, रेंट का इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, बिल्कुल बताए थे। लेकिन कब, कि यदि अगर इसको हम लोग बिजनेस और प्रोफेशन में चार्ज न किए होंगे, अगर मशीन को, प्लांट को, फर्नीचर को बिल्डिंग से अलग न किया जा सके, तो इस केस में ये अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपको मशीन को, प्लांट को, फर्नीचर को हायर करने से, रेंट पर देने से कोई इनकम प्राप्त होती है तो उसको डिडक्शन भी दिया जाता है। वो डिडक्शन क्या दिया जाता है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर भी अभी मैं बता दे रहा हूँ, डिप्रिसिएशन का, रिपेयर का और इंश्योरेंस का छूट दिया जाएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेम थिंग 6 में है आपको वहाँ पर पॉइंट में। नेक्स्ट है, मैंने आपको पहले बताया, इनकम रिसीव्ड अंडर ए कीमन इंश्योरेंस पर, कि बहुत सारे व्यक्ति भाई अपने जीविकोपार्जन के लिए कमीशन पर काम करते हैं। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो बोनस और कमीशन तो सैलरी का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। चलिए गिफ्ट, ये सारे दिए गिफ्ट, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिले हैं तो हाँ भाई टैक्सेबल होगा। रिलेटिव किसे कहते हैं, लेटर ऑन आई विल डिस्कस विद यू, किसे रिलेटिव्स कहेंगे। अभी हम लोग अदर सोर्सेस में आते हैं, तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स भी हम टैक्सेबल हो गए। नेक्स्ट वन आपके आ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप अब देख लिए यहाँ तक पॉइंट में कि डिविडेंड, लॉटिस इनकम, क्रॉसवर्ड से इनकम, सबका क्या है, कैजुअल इनकम है, बताएंगे आपको हम कैसे टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट से इनकम, फर्नीचर, मशीन, प्लांट से हायर करने से इनकम, एक कोई बोनस, कमीशन वगैरह मिले, कंपनी से कमीशन मिले तो वो, ये सारे इसमें टैक्सेबल होंगे। इसके अतिरिक्त और भी यहाँ पर बता रहे हैं आपको हम लोग, ये सारे पॉइंट आप लोग पास तो है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन ऑन इनहांस कंपनसेशन स्मॉल शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड वेयर क्लोजली held company issue share to a resident of person or consideration exceeding the face value of such share, the deemed income shall be consideration received fair market value of the share। चलिए आपको हम दो पॉइंट वहाँ पर ले चलते हैं कि और सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे आपके प्रश्न हल हो सके। तो ये मुख्य रूप से इनकम तो बता दिए, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये मुख्य इनकम है आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत। और दूसरे कैटेगरी में ये एक कैटेगरी था, और बी कैटेगरी ने ये मैंने स्पेशलाइज किया, हियर इज बी कैटेगरी, VBI, केयर इट, कैसे केयर करना है देख लिया जाए, आप ध्यान से देखेंगे, इसे नहीं होगा जूम करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद देखेंगे, और बुक होगा तो देखेंगे। क्या है, अदर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कि और सारे बहुत सारे इनकम हैं जो इनकम टैक्स के अंतर्गत टैक्सेबल होते हैं। क्या है, ऑल इंटरेस्ट, सभी प्रकार का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसके लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन delayed refund of income tax etc. Income of tenant from subletting, yes सबलेटिंग, या ध्यान दे रहे, क्वेश्चन में अक्सर पूछता है, हम खुद किराएदार हैं और हम किसी किराएदार को रख लिए। अगर किसी मकान को मान लिया हम 1000 में लिए हैं और उसके आधा भाग को हम 700 रुपया में किसी किराएदार को लगा दिए, तो 200 रुपया मंथली मेरा अधिक इनकम होगा। तो सर
आप तो बताए थे कि इनका रेंट का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होता है, बिल्कुल बताए थे, लेकिन रेंट में टैक्सेबल होने के लिए, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने के लिए मकान का मालिक होना अनिवार्य है। यहाँ पर हम मकान मालिक नहीं हैं, हम खुद किराएदार हैं और अपने लिए गए किराए के रूम को आधे भाग को हम खुद किराए पर लगा दे रहे हैं। तो वैसे जैसे इस एग्जाम्पल मैंने बताया, जो 200 रुपया मंथली इनकम हो रहे हैं वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट, remuneration received by a teacher or a lawyer for doing examination work। अगर वो एग्जामिनेशन वर्क से हमको कोई इनकम प्राप्त होती है तो इसमें टैक्सेबल होगा। अगर किसी प्रकार का इनकम फ्रॉम रॉयल्टी से इनकम होता है तो टैक्सेबल होंगे। लेकिन अगर कुछ रॉयल्टी से रिलेटेड खर्च किए हैं तो खर्च को डिडक्शन मिल जाएगा। डायरेक्टेड फी होल टैक्सेबल, पूरे के पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। रेंट ऑफ लैंड नॉट अपार्टमेंट टू एनी बिल्डिंग, ध्यान दीजिएगा कि अगर वैसा जमीन जो किसी बिल्डिंग से, किसी भवन से लगा हुआ नहीं है, खाली जमीन को किराए पर दे दिए। पॉइंट टू बी नोटेड, सर किराया तो आपने बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल था, लेकिन मकान और मकान से लगी हुई भूमि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होते हैं। जो जमीन खाली है, खाली जमीन को अगर हम रेंट पर देंगे तो उससे जो प्राप्त होने वाला किराया, जो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चर इनकम, सर फिर यस, एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपका भारत में कृषि भूमि से इनकम हो रहा है तो पूरी एग्रीमेंट है। लेकिन फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, जो भारत से बाहर अगर कृषि भूमि हो, उससे कोई इनकम जनरेट हो रहा है तो आपका टैक्सेबल होगा। यानी आपका ज़मीन पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, श्रीलंका में हो ज़मीन, बांग्लादेश में ज़मीन हो, आसपास के, यानी कि भारत से बाहर अगर कोई कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि से आपको इनकम प्राप्त हो रही है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम मार्केट, फेरीज एंड फिशरीज, बाजार से, फेरीज से, मछली बाजार से कोई इनकम हो। इनकम फ्रॉम लीजहोल्ड प्रॉपर्टी। वन मोर थिंग, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल, अगर किसी पत्रिका में आप कोई लेख लिखते हैं, कोई आर्टिकल्स लिखते हैं, उससे कुछ रेम्यूनरेशन प्राप्त होती है तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाह, आपको कहीं से इनकम प्राप्त हो गए, आपके बैंक लॉकर में पैसा रखा हुआ मिल गया, आपको पता ही नहीं है पैसा कहाँ से आया। यानी वैसा सभी इनकम जिसका स्रोत आप नहीं बता सकते हैं, जो आपको ज्ञात नहीं है, अज्ञात सोर्स से प्राप्त हुई हैं, तो इसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम बोलते हैं। वो सारे के सारे इनकम यहाँ टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट हियर, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई ऑन हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू URPF, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट तो सैलरी में आया था, बिल्कुल आया था। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड से अगर आपको कोई ब्याज मिलता हो तो यही टैक्सेबल होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर दे रहा हूँ मैं। सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको रेम्यूनरेशन भी हम बोल सकते हैं। अगर किसी MLA को, MLA तो नहीं लिखा मैंने, बोल रहा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, यस MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर किसी MP को या किसी विधायक, सांसद या विधायक, MLA और MP, किसी को वेतन मिलता है तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होंगे। सर वेतन, यस वेतन, लेकिन सांसद, ध्यान, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दिया जाए, अगर किसी सांसद को, किसी विधायक को वेतन दिया जाता है तो वास्तव में वेतन नहीं होकर के रेम्यूनरेशन होते हैं। क्यों? कि वेतन कहलाने के लिए
प्रिंसिपल एंड सर्वेंट, मालिक और नौकर, इसका रिलेशनशिप होना अनिवार्य है। और एमएलए और विधायक सरकार के साथ कोई नौकर और मालिक का संबंध नहीं होता है, जिसके कारण एमपी और एमएलए का जो वेतन मिलता है उसे रेम्यूनरेशन ट्रीट किया जाता है, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होते हैं क्या। लेकिन अगर इनको डेली अलाउंस, इनको जो भत्ता दिया जाता है वो टैक्स से एग्जिम्प्ट है, वो छूट मिल जाता है, वो टैक्सेबल नहीं है। इंश्योरेंस कमीशन नॉट चार्जेबल अंडर हेड ऑफ बिजनेस ऑफिसर, अगर कोई इंश्योरेंस कमीशन मिला, रेंट ऑफ ट्रेड, डायरेक्टर्स कमीशन फॉर गिविंग ऑफ गारंटी और बैंक, डायरेक्टर्स फी अंडर राइटिंग शेयर ऑफ न्यू कंपनी, ये सारा इनकम आपको प्राप्त होंगे। ये बहुत सारे यही सब क्वेश्चन में आपको बारंबार आएंगे बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए। और तो आपने मैं रिविजन करा दूं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो मुझे पहले बोला था बता दे रहा हूँ मैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आप जब पढ़ रहे होंगे सैलरी, जब पढ़ रहे होंगे हाउस प्रॉपर्टी, जब पढ़ रहे होंगे बिजनेस प्रोफेशन, जब पढ़ रहे होंगे कैपिटल गुड, अक्सर ये चारों हेड में जब भी कोई क्वेश्चन आता था कि कैलकुलेट की टोटल इनकम, तो टोटल इनकम में अदर सोर्सेस का जिक्र अक्सर रहता था। तो अदर सोर्सेस क्या है? अदर सोर्स यही है, डिविडेंड्स इनकम मिल जाए, इंटरेस्ट इनकम मिल जाए, लॉटरी लग जाए, आपको घुड़दौड़ में जीत जाए, हॉर्सेस में, सट्टेबाजी में, जुआ में, कैजुअल इनकम, आपको राइटिंग रॉयल्टीज इनकम मिल जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट छूट रहा है, शायद अभी तक आया नहीं मेरे पास नज़र में, वो है फैमिली पेंशन। यस 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 यस, पॉइंट नंबर हियर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो एंड heirs ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉई, हाउएवर द फॉलोइंग फैमिली पेंशन आर एग्जिम्प्ट। यस, चलिए एग्जाम्पल छोड़िए। सर आपने तो मुझे बताया था कि पेंशन सैलरी में टैक्सेबल होता है, बिल्कुल बताया था पेंशन पेंशन, बट मैंने वहाँ जिक्र किया था पेंशन, और मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ फैमिली पेंशन। यस, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अगर क्वेश्चन में पेंशन रहे, पेंशन मिलता है किसी जीवित लाइव से स्टाफ को, जो व्यक्ति काम करने के बाद, रिटायर होने के बाद जितने समय जिंदा रहता है तो उसको पेंशन मिलता है, जो कि सैलरी का पार्ट होता है, सैलरी का फॉर्म होता है वो। लेकिन अगर व्यक्ति अगर नौकरी के दौरान मर जाता है और उसके विधवा को, विडो को जो एक धनराशि हर एक महीना एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन के संबंध में एक डिडक्शन दिया जाता है, डिडक्शन में चर्चा तो करेंगे ही, अभी मैं मौखिक बता दे रहा हूँ कि फैमिली पेंशन जब भी रहे तो छूट कितना दिया जाता है भाई, तो छूट मिलता है क्या, 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड और 15,000 विच एवर इज लेस, कि जितना पेंशन मिला उसका 1/3 या 15,000 दोनों में जो कम हो वो आपको मिल जाएगा छूट, यानी कि फैमिली पेंशन से छूट मिलेगी। तो आपने अभी एक अच्छी तरह समझ लें, सर आपने बहुत ही जिक्र नहीं किया, यस मैंने कुछ कुछ पार्ट को मैं जिक्र जानबूझकर नहीं किया हूँ, ये फिर बता दे रहे हैं। मुख्य रूप से इनकम क्या हुए, डिविडेंड, इंटरेस्ट, डायरेक्टर फी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब मैं इससे अलग से क्लास लूँगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डायरेक्टर फी बता दिया मैंने, रेम्यूनरेशन फॉर राइटिंग एंड आर्टिकल, रॉयल्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम फिशरीज, और इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण पहलू है वो है क्या, फैमिली पेंशन। तो ये सारे अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होते हैं। और एक होते हैं आपको इनकम फ्रॉम लॉटरी, सट्टेबाजी, लॉटरी के संबंध में, घुड़दौड़ से इनकम के संबंध में बता देना चाहूँगा कि
कि अगर कोई भी इनाम आप जीतते हैं, किस में, घुड़दौड़ में जीतते हैं। इसमें 2-3 चीज का जिक्र बुक में नज़र नहीं आया, मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको मिलते हैं तो वो टैक्सेबल है, इस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल है। अगर आपको इंटरेस्ट आपको फर्म से मिलते हैं, इंटरेस्ट चैप्टर में, इंटरेस्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगा, तो वो टैक्सेबल है। 5,000 के अंदर तो ग्रोसअप नहीं करना है, 5,000 के बाद रहेगा तो ग्रोसअप करने हैं, सॉरी 6,000। तो अब कुछ लॉटरी लग गए, तो लॉटरी में क्या होता है कि अगर आपको लॉटरी की प्राप्ति हो रही है, लॉटरी से इनकम मिल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति से इनकम प्राप्त हो रहा है हॉर्स रेस से, तो अगर पहले 2 भाग बांट लेते हैं इसको हम लोग, घुड़दौड़, हॉर्स रेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्रॉसवर्ड पजल से इनकम, अगर 10,000 तक का आपका इनकम आपको मिला है तो उसको ग्रोसअप करने की आवश्यकता नहीं है। एक वर्ड आता है TDS, एक TDS जो होते हैं वो TDS आपको 10,000 के बाद करते हैं। यानी अगर घुड़दौड़ से और क्रॉसवर्ड पजल से 10,000 से के अंतर्गत रुपए प्राप्त हुए हैं तो सारा टैक्सेबल होगा, और 10,000 के बाद अगर मिलता है तो 30% गवर्नमेंट आपको टैक्स काट करके तब आपको शेष राशि आपको देती है। यानी 10,000 से अधिक का इनकम आपको जनरेट होती है तो आपको टैक्सेबल उसे करने पड़ेंगे। इसी प्रकार लॉटरी में अगर लॉटरी से इनकम प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से 30% आपको टैक्स गवर्नमेंट द्वारा काट करके से 70% राशि आपको दी जाती है। तो क्वेश्चन में आपको केयर करना पड़ेगा, क्वेश्चन में वर्ड कैसा लिखे हैं। अगर क्वेश्चन में वर्ड विनिंग वर्ड लिखा रहे, ध्यान दिए बात को, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इसमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है, उसमें टैक्स नहीं कटे हुए हैं, लेकिन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी दिया है, इसका मतलब 30% काटने के बाद आपको प्राप्त होगी और उसको मुझको ग्रोसअप करना पड़ेगा। खैर ग्रोसअप करने की हम आपको बताएंगे क्वेश्चन। अब आइए कुछ डिस्कशन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि डिडक्शन के विषय में, कि कैसे डिडक्शन दिए जाते हैं। जस्ट आई वांट टू वेयर माई स्पेक्टिकल्स। तो सिक्योरिटी के बारे में चर्चा मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में करूँगा। कुछ डिडक्शन उसको बता देना चाहूँगा आज की क्लास में। यस डिडक्शन अलाउेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कि कौन कौन सा डिडक्शन है जो अदर सोर्सेस में अलाउड है, क्या क्या वो छूट दिए जाएंगे जो अदर सोर्सेस में अलाउड है, वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। पहला बात, अगर आपको इनकम जनरेट करने में एकदम जनरल लॉजिक, सामान्य ज्ञान, इनकम जनरेट करने में अगर आपको एक्सपेंडिचर होते हैं तो आपको छूट मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको इंटरेस्ट में, डिविडेंड में अगर कलेक्शन चार्ज लगता हो जो कि बैंक द्वारा किया जाता है तो कलेक्शन चार्ज छूट दिया जाएगा। लेकिन अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट का अमाउंट टैक्सेबल हो तब, अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं हो तो उस पर किया जाने वाला खर्च यानी एक्सपेंसेस रिडक्शन के रूप में स्वीकार्य, एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार यही बता रहे हैं, अगर आप लॉटरी ले रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, हॉर्स रेस कर रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, इसके लिए खर्च किए हैं तो भाई कोई छूट नहीं दिया जाएगा। क्लियर। इलीगल वर्क के लिए किया जाने वाला खर्च का छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के लिए, डिविडेंड के कलेक्शन पर खर्च करते हैं तो छूट मिलेगा। नेक्स्ट, और रॉयल्टी से इनकम करते हैं
पॉइंट वो मैं जो बोल रहा हूँ उसको कृपया करके सुना जाए, वही काफ़ी है। मैंने केवल हेड दिखा दिया हूँ और मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने से, उसको बार बार सुने, इट विल बी बेटर फॉर यू। और विशेष जब क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा तो आपको डिडक्शन बताते चला जाऊँगा। ये अंडर सेक्शन 57 है, ठीक है। डिडक्शन जो दिया था सेक्शन 57 के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। तो रॉयल्टीज इनकम मैंने किया, यस किए। अगर रॉयल्टी को इनकम किया और रॉयल्टी से रिलेटेड कोई खर्च है तो आपको छूट मिलेगा। अगर कौन आपने आर्टिकल लिखा, आर्टिकल को लिखने में पेन पेन खर्च किए हैं, इंक खर्च किए हैं, लीड खर्च किए हैं, कैरिंग का वर्क खर्च किए, कुछ भी खर्च किए हैं तो सारा डिडक्शन मिल जाएगा। एग्जामिनेशन वर्क किए, कुछ खर्च किए तो खर्च मिल जाएगा। यानी मैंने पहले ही बता चुका कि अगर इनकम को जनरेट करने के लिए कोई भी व्यय किया गया है तो रिलेटेड एक्सपेंडिचर को डिडक्शन के रूप में स्वीकार्य है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो क्या है, वो है आपका फैमिली पेंशन। कि अगर आपको पेंशन की प्राप्ति होती है, फैमिली पेंशन मैंने पहले से ट्राई कर दिया है, पेंशन एंड फैमिली पेंशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। अगर फैमिली पेंशन आपको मिलती है तो छूट कितना मिलेगा, मैं लिखने में क्वेश्चन में सुनिए बात को ध्यान से। 1/3 और 15,000, 1/3 और 15,000 दोनों में से जो कम हो। अगर देखना चाहे तो यहाँ देख सकते हैं 33 इंटीजर 1/3 और 15,000 विचेवर इज लेस, जो भी कम हो। यानी कि अगर फैमिली पेंशन प्राप्त होती है तो छूट कितना मिलेगा, प्राप्त पेंशन का 1/3 या 15,000 दोनों में से जो कम हो। इसी प्रकार अगर सबलेटिंग से इनकम मिलता है तो सब हाउस रेंट जो नेट सबलेटिंग इनकम आपका टैक्सेबल होगा। सिंपल सी बात, नेट सबलेटिंग है। यानी कि बताएंगे क्वेश्चन में, हाँ एक मोर सिंगल, कि अगर आप प्लांट, मशीन, फर्नीचर ये सब को हायर किए हुए हैं, भाड़ा पर दिए हुए, किराए पर लगा रहे हैं, उसकी इनकम मिल रहा है तो 3 चीज़ का छूट मिलता है, ओनली 3 चीज़, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन। ये 3 चीज़ का छूट मिलेंगे और ये छूट मिलने के बाद जो शेष राशि जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होंगे। चलिए आज के क्लास में मैं इतना ही पर सीमित रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, क्या फिर से लिख दे, इंटरेस्ट। आज के क्लास में जो मैंने डिस्कशन किया बुक की सहायता से टाइम बचाने के ख्याल से, क्योंकि रिविजन में बहुत ज़्यादा समय हम दे नहीं पाएंगे लिखने में, तो इनकम पूर्व फिर से थोड़ा बता दे रहे हैं कि जो इनकम ये 4 हेड में सम्मिलित नहीं होते हैं उनको छोड़ करके जो भी इनकम जेड वो अदर उसमें शामिल होंगे। और डिविडेंड अब मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और कुछ डिडक्शन दिए जाते हैं, डिडक्शन के बारे में मैंने जानकारी दे दिया कि जो कैसा भी इनकम, वो इनकम को जनरेट करने में किए जाने वाले कोई भी व्यय को डिडक्शन के रूप में स्वीकार्य है। फैमिली पेंशन में ध्यान देना 1/3 और 15,000, रॉयल्टी में जो भी खर्च करेंगे छूट मिल जाएंगे। प्लांट, मशीन को, फर्नीचर को अगर हायर किए तो 3 चीज़ का छूट मिलेंगे, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज and how to solve question। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के क्वेश्चन को हल किए जाएंगे। थैंक्स। ओके, 1 सेकेंड में बता रहा हूँ, ये आपको मटेरियल कॉमर्स स्टडी सर्कल CSC कॉमर्स स्टडी सर्कल के द्वारा रुपेश सर के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, एक बार मैं यह बता रहा हूँ, अगर मैं आप लोग को अगर इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, अगर कुछ भी आपको समझ में जानकारी आ रही है
तो आप लोग का भी ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनता है कि मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ये क्योंकि अगर मैं ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे मेहनत का भी रिवार्ड अवश्य मिलना ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।